हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं रिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। हमने जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी उसमें काफी चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई रिवाइज करने जा रहे हैं। पहली बात, ये डिडक्शन देखिए, और चैप्टर में तो फर्क नहीं पड़ता है पर इस चैप्टर में फर्क पड़ता है। तो इस डिडक्शन के चैप्टर में मैंने जो डिडक्शंस कवर की है वो इंटर लेवल के लिए, सीए इंटर और सीएमए इंटर दोनों के लिए कवर की है। ठीक है, सीएमए फाइनल और सीए फाइनल उनके लिए कुछ एडिशनल डिडक्शंस हैं जो मैंने यहाँ कवर नहीं की है फिलहाल, वो अलग से एक वीडियो बना के उसमें कवर की जाएगी। ओके। दूसरी बात कि ये डिडक्शंस जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं ये आपके तभी समझ में आएगी जब एटलीस्ट एक बार आपने पहले से इन्हें पढ़ रखा हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन है। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या कह रहा है। सर ये कह रहा है कि हमने सेक्शन 14 में पढ़ा था कि 5 हेड होते हैं हमारे इनकम टैक्स में और पांचों हेड की इनकम का हम सबसे पहले तो सर टोटल करते हैं। ठीक है, उनमें जो सेट ऑफ एंड क्लबिंग के प्रोविजन है वो और लगा देते हैं तो सर हम पहुंच जाते हैं जीटीआई के ऊपर। क्या पहुंच जाते हैं सर? जीटीआई के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब जीटीआई में से हमें कुछ पर्टिकुलर पेमेंट के लिए और कुछ पर्टिकुलर इनकम के लिए कुछ डिडक्शंस मिलती है सर, जिन्हें हम चैप्टर 6A की डिडक्शन भी कहते हैं और सेक्शन 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन भी कहते हैं। बात एक ही है। अगर आपको कोई कहे सर चैप्टर 6A की डिडक्शन, तो भी बात वही है। अगर आपको कोई कहे कि सर 80C से लेके 80U तक डिडक्शन, तो भी बात वही है। ठीक है, चलिए, ये डिडक्शन लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो होगा टोटल इनकम और इसी पे हमें टैक्स चार्ज करना होता है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, अब आगे सुनिए सर। डिडक्शन पढ़ने से पहले डिडक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ लिमिट्स है, कुछ कंडीशंस है, वो हमें समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है सर, डिडक्शन कभी भी जीटीआई को क्रॉस नहीं कर सकती। डिडक्शन कभी भी जीटीआई को क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब हम जीटीआई में से डिडक्शन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसा वैसे भी कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है वैसे तो, पर आप नहीं देंगे। कैसे सर? मान लीजिए आपने इस साल 1 लाख रुपए कमाए और आपने 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया जहां पे डिडक्शंस में बताया गया था। ठीक है, आप कहेंगे सर 1 लाख कमाए, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया? भैया 1 लाख तो मैंने इस साल कमाए हो सकता है ना मेरे पास पुराना फंड भी तो पड़ा होगा, पुराने पैसे भी तो पड़े होंगे पहले के। तो मैंने टोटल इस साल के और पिछले साल की कमाई में से मिला के 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब 1 लाख रुपए मैंने इस साल कमाए और 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे जो डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 1 लाख ही मिलेगी। डिडक्शन कभी भी जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकती। ये हमारा पहला रूल यहाँ पे बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो क्या लिखा है देखिए, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड जीटीआई। डिडक्शन जीटीआई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर इनको एक्सेप्ट क्यों लिखा है, वो आगे बात करेंगे क्यों लिखा है। आगे बोला गया है कि सर जो डिडक्शंस है वो कुछ इनकम में से नहीं मिलती है। कौन कौन सी इनकम? स्पेशल रेटेड इनकम। स्पेशल रेटेड इनकम सर एलटीसीजी 112 में, एलटीसीजी 112A में, एसटीसीजी 111A में, और कैजुअल इनकम लॉटरी गैम्बलिंग। तो ठीक है, तो ये 20% की रेट से टैक्सेबल होते हैं, ये 10% की रेट से, और ये 15% और ये 30%। ये स्पेशल रेटेड इनकम है इसलिए इनमें से डिडक्शन नहीं दी जाती है। साथ ही साथ नॉन रेजिडेंट को कुछ सेक्शन में जो स्पेशल रेटेड इनकम होती है उनमें भी डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं सर। दो तरीके की डिडक्शंस होती हैं, एक पेमेंट बेस्ड डिडक्शन और दूसरी इनकम बेस्ड डिडक्शन। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन जो होती है उसके अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर पेमेंट करने होते हैं, जैसा कि हमें रिलेवेंट सेक्शन में बताया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर एलआईसी हो सकता है, एनएससी हो सकता है, मेडिक्लेम हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सकता है, डोनेशन हो सकता है। इस तरीके के कुछ पेमेंट हमें करने होंगे। अगर वो पेमेंट हम करते हैं तो हमें डिडक्शन मिल जाती है। ऐसी डिडक्शन सेक्शन 80C से लेके 80GGC तक कवर होगी। और इसके अलावा जो दूसरी टाइप की डिडक्शन है वो है इनकम बेस्ड डिडक्शन। हमें अगर पर्टिकुलर किसी स्पेशल टाइप की इनकम होती है तो हमें डिडक्शन मिलेगी। जैसे सर, जैसे मान लीजिए आपने कोई एलिजिबल स्टार्टअप किया है। ठीक है, आपने कोई होटल खोला जो गवर्नमेंट जिसको क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, तो उसका प्रॉफिट टैक्स भी हो जाएगा आपका। ठीक है, रॉयल्टी इनकम आपको हुई है, इंटरेस्ट मिला है आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे, तो ऐसी कुछ इनकम है जिनको गवर्नमेंट ने डिडक्शन में डाला हुआ है। ये इनकम 80IA से लेके यू के अंडर एग्जेम्प्ट होती है, पर इनमें से बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे इंटर लेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। राइट, तो उनको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। सॉरी, जो फाइनल लेवल के लिए कवर नहीं है मैंने उनको यहाँ पे कवर
नहीं किया है। इंटर तक वाले सारे कवर है, राइट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पेमेंट बेस्ड डिडक्शन पढ़ लेते हैं बेटा। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 80C। ठीक है, 80C सेक्शन की खास बात क्या है कि ये सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि डिडक्शन किस किस को मिलती है। तो ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, फॉर्म कंपनी या बाकी किसी को ये डिडक्शन नहीं मिलती है। सबसे पहले आप ये याद रखें, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसी डिडक्शन भी है जो इंडिविजुअल और एचयूएफ को दोनों को मिलती है, और कुछ ऐसी भी है जो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। तो मैंने पहले वो लिख के दिया है आपको जो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है सर LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है अपना या अपनी फैमिली का, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन का अमाउंट 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड तक प्रीमियम का अमाउंट हो सकता है, ठीक है। अगर पॉलिसी पुरानी है, 1/4/2012 से पहले इश्यू हो रखी है, तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक आप छूट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर PPF, यूलिप, है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, स्टाम्प ड्यूटी ऑन हाउस परचेज, आपने घर खरीदा उस पर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किया, वो, है ना। म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट परचेज किए हैं, आपने कोई FD करवाई है 5 साल या उससे ज्यादा की, ठीक है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। नाबार्ड के बॉन्ड परचेज किए हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई पैसा लगाया है, NSS में कोई पैसा लगाया है, ठीक है, नेशनल डिपॉजिट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक में पैसा लगाया है, इस तरीके के अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो 80C में सारे क्वालिफाई हो जाते हैं सर। ठीक है, ओके सर। आगे इसी सेक्शन के अंदर कुछ और डिडक्शन की बातें की गई है, पर ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, मतलब सर ये HUF के लिए भी नहीं है। क्या क्या है सर इसमें? नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड है, सुकन्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कीम निकाली गई है वो है ना, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड ऑफ म्यूचुअल फंड उसमें है, यूनिट ऑफ UTI है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ सर, ट्यूशन फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप फुल टाइम एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज में कोई फीस भरते हैं तो 2 बच्चों के लिए वो फीस भी आपको डिडक्शन दिला देगी, ठीक है, 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम बहुत 2 चाइल्ड, ठीक है। अब सर कई बार एक बच्चे का एक डाउट होता है सर कि हम जो कोचिंग करते हैं प्राइवेट कोचिंग्स में, क्या वो भी यहाँ डिडक्शन मिलती है? नहीं, वो डिडक्शन नहीं मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। ठीक है, जितने भी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ किए होंगे उनको मिला लीजिए, उसका टोटल कर लीजिए, वो टोटल जितना होता है वो या फिर 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती है, इसलिए एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। मैंने मैक्सिमम लिख लिया इसलिए विच एवर इज लेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो एक्चुअल और 1.5 लाख को कंपेयर करेंगे, 1.5 लाख से ज्यादा छूट मिल नहीं सकती, इसलिए एक्चुअल और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, ओके। चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन आता है सर सेक्शन 80CCC आता है, ये एन्युटी प्लान के लिए आते हैं, और जब एन्युटी की बात है तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल को ही मिलेगा, तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ये सेक्शन है, और ये LIC के एन्युटी प्लान के लिए जाना जाता है। इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर, जितना पैसा आपने एन्युटी प्लान में जमा करवाया है वो और 1.5 लाख रुपए जो भी कम हो उतने की रिडक्शन आप 80CCC में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सर आ जाइए 80CCD की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि इसमें कई कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनिए सर। ये बात कर रहा है NPS की, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर न्यू पेंशन सिस्टम भी आता है और अटल पेंशन योजना भी कवर होती है, ये स्पेशली याद रखेंगे आप, ठीक है। ये रिडक्शन सर सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। अब इंडिविजुअल सर 2 तरीके के हमारे पास हो सकते हैं। कौन से 2 तरीके के सर? पहला वो जो जॉब करते हैं, और दूसरा वो जो अपना बिजनेस करते हैं, दोनों ही लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए खुद भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं भैया वो तो खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनका बॉस भी कंट्रीब्यूट करता है। जब वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, तो 80CCD 1 में कवर होता है, याद रखना, जब एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है जो, वो 80CCD 1 में कवर होता है, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो 80CCD 2 में कवर होता है। सर आप इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इस पे जोर दे रहे हैं क्योंकि आगे जाके इसका एक रिलेवेंस आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो 80CCD 1 में एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन आता है, 80CCD 2 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है, राइट, ठीक है। अगर सर एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो खुद का बिजनेस है, तो खुद का बिजनेस है तो वो भी आएगा तो 80CCD 1 में,
पर उसका कैलकुलेशन अलग से हो जाएगा, राइट। चलिए, तो इसका मतलब 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास फिलहाल यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सैलरीड एम्प्लॉय की बात करते हैं। सैलरीड जो पर्सन है वो जितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करेगा और 10% ऑफ सैलरी जो भी ज्यादा जो भी कम होगी, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उतना रिडक्शन सर इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, ये तो खुद का कंट्रीब्यूशन हुआ, उसी के अकाउंट में बॉस का कंट्रीब्यूशन, तो उसमें भी कहा गया सर जितना एक्चुअल अमाउंट पे किया गया है वो और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ठीक है। अगर यहाँ पे, अब ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, तो उस केस में 14% एग्जम्पशन रिडक्शन मिल जाएगी, मतलब 10% जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 14% से, तो एक्चुअल अमाउंट और 14% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। ओके सर, ये दोनों ही रिडक्शन सर जो लोग सैलरीड पर्सन है उनके लिए है। अब आ जाइए सर, जो बिजनेसमैन है उसके लिए क्या, तो उसको बोला गया जितना तुम जमा करवाओगे वो, या 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ओके, ठीक है सर। तो इतने रिडक्शन आपको मिल जाएगी, आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे आ जाइए सर, आगे एक एडिशनल सेक्शन बनाया गया 80CCD 1B। अब 80CCD 1B क्यों बनाया गया इसको भी समझिए आप, यहां से देखिए, यहां से यहां, ठीक है, यहां से जो हमने ऊपर पढ़ा है यहां से लेके यहां तक करना क्या है, जो अमाउंट यहां यूटिलाइज नहीं हो पाया, जो अमाउंट यहां यूटिलाइज नहीं हो पाया उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है, ठीक है, उसके लिए सेक्शन बनाया गया है। कैसे सर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 40,000 का कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑफ सैलरी मेरा आ रहा है 35,000 रुपए, तो मुझे यहाँ पे कितना डिडक्शन मिलेगा सर, विच एवरेज लेस, मतलब कि 35,000 रुपए। 5,000 रुपए मेरे अनयूटिलाइज रह गए यहाँ पे, उन 5,000 को मैं यहाँ क्लेम कर सकता हूँ बैलेंस ऑफ 80CCD 1, मतलब कि 5,000 रुपए और 50,000 रुपए विच एवर इज लेस, ओके। तो इसका मतलब सर, अगर एक सेल्फ सैलरीड एम्प्लॉय पर्सन है तो वो खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए 80CCD 1 में ले सकता है, ठीक है, बॉस के कंट्रीब्यूशन के लिए 80CCD 2 में ले सकता है, और खुद के कंट्रीब्यूशन में से जो अनयूटिलाइज अमाउंट है उसके लिए सर वो 80CCD 1B में जा सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है सर, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, तो सर सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए से है, डीए कंडीशनल है, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से होता है उस डीए की यहाँ पे बात है, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं सर इस पॉइंट की, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 80CCE सेक्शन बोलते हैं इसको। ये ओवरऑल लिमिट की बात करता है, क्या ओवरऑल लिमिट सर, 80C, CCC और CCD 1। अब देखिए यहाँ पे फर्क पड़ेगा, 80C, CCC और CCD 1 तीनों को मिला के सर जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है वो भी 1,50,000 ही मिल सकती है। मतलब पहले आपने सी की इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी देखी, फिर CCC की देखी, फिर CCD 1 की देखी, फिर उन तीनों को मिलाया और मिला के देखा कि 1,50,000 से ज्यादा तो नहीं है, अगर 1,50,000 से ज्यादा है तो 1,50,000 ही डिडक्टेबल होंगे, पूरा अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगा, ओके। 80CCD 1 भी जो हमने पढ़ा था अभी, 80CCD 1 भी जो हमने पढ़ा था वो इनसे अलग है, इसका मतलब सर वो इस 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात आप गौर करेंगे अगर यहाँ पे, तो आप देखेंगे 80CCD 2 जो है, 80CCD 2 जो है वो भी यहाँ पे इस लिमिट में कवर नहीं है, ओके। चलिए मैं एक बार फिर बोल देता हूँ बेटा, 3 चीजें हो गई हमारे पास, 80CC, 80C, CCC और CCD 1, इन तीनों को मिला के 1.5 लाख। 80CCD 1B में जितना भी है वो अलग से है, 1.5 लाख की लिमिट में नहीं है, और साथ ही साथ 80CCD 2 जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो भी अलग से है, वो भी लिमिट में नहीं है। आई होप क्लियर होगा यहां तक। चलिए आगे देख लेते हैं सर सेक्शन 80D। डी जो है वो सारा डॉक्टरी से रिलेटेड है, ठीक है, डी जो है वो सारा किससे रिलेटेड है सर, डॉक्टरी से रिलेटेड है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, डिपेंडेंट का ट्रीटमेंट हो गया, मेडिक्लेम हो गया, सब डॉक्टरी से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं सर क्या, सबसे पहले आ रहा है सर सेक्शन 80D, किसको मिलता है सर, इंडिविजुअल और एचएफ को ही अलाउेबल है। क्या क्या चीजें हैं, तो इस टेबल को समझना ध्यान से, इसमें 2 तरीके से डिडक्शन हमें मिलती है, एक खुद के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए, और दूसरी जो मिलती है पेरेंट्स के लिए मिलती है,
अब यहाँ पे कुछ बातें गौर करना, ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में परेशान करती है। खुद के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों का डिपेंडेंट होना जरूरी है तो ही डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और दूसरी डिडक्शन पेरेंट्स के लिए मिलती है, पेरेंट डिपेंडेंट हो या ना हो डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सर, क्या आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया होगा, ठीक है, आपने सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा लगाया होगा। ध्यान रहे, पेरेंट्स के लिए सीजीएचएस की डिडक्शन नहीं मिलती है। आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया। इन तीनों चीजों को जोड़ के एक्चुअल अमाउंट और 25,000 रुपए में जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, इन तीनों चीजों को जोड़ के, पहले हम बात कर रहे हैं इस कॉलम की, तो पहले इन तीनों चीजों को जोड़ के एक्चुअल अमाउंट और 25,000 में से जो भी कम होगा उतनी डिडक्शन आपको मिलेगी। अब मान लीजिए एसएससी या स्पाउस में से कोई भी सीनियर सिटीजन हो जाए, 1% भी सीनियर सिटीजन हो जाए, तो ये लिमिट बढ़ के 25,000 से कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। तो ये तो बात हुई एसएससी और उसकी फैमिली की। अब आ जाइए पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स के लिए आप मेडिक्लेम करवा सकते हैं, ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। सीजीएचएस अलाउेबल नहीं है, करवा सकते हैं, डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसमें भी इन दोनों चीजों को मिला के देखेंगे अमाउंट माता और पिता के लिए, जितना अमाउंट पेमेंट किया है वो, या 25,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो। और पेरेंट्स में से कोई भी अगर सीनियर सिटीजन हुआ तो ये 25,000 वाली लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी सर, 50,000 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, अब यहाँ पे एक चीज समझना सर, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, ये ओवरऑल लिमिट है दोनों की मिला के, एसएससी, स्पाउस और चिल्ड्रन। ठीक है, पहले इंडिविजुअल लिमिट देखेंगे 5,000 की, और फिर इंडिविजुअल लिमिट देखेंगे पेरेंट्स के लिए 5,000 की, और फिर दोनों को मिला के देखेंगे ओवरऑल भी 5,000 है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब मान लीजिए सर कि एसएससी ऐसा है जो सीनियर सिटीजन है, एसएससी क्या है, सीनियर सिटीजन है, और उसका मेडिक्लेम और नहीं है ऊपर से। ठीक है, एसएससी सीनियर सिटीजन है और उसका मेडिक्लेम नहीं है सर। अब सीनियर सिटीजन और मेडिक्लेम नहीं है तो जाहिर सी बात है मेडिकल के खर्चे खुद पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या बोला गया है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपको खर्चे खुद करने हैं, तो जितने खर्चे होंगे वो, या 50,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतने का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। दोनों में जो भी कम हो उतने का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज पेरेंट्स के लिए है, जितने एक्चुअल खर्चे और 50,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतना रिडक्शन सर आपको मिल जाएगा। अब ओवरऑल याद रखें कि आपने मेडिक्लेम का भी छूट लिया, आपने खर्चे का भी छूट लिया, टोटल मिला के भी 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इधर भी पेरेंट्स के लिए भी आप अगर दोनों चीजें भी ले रहे हैं तो भी टोटल 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर दोनों चीजें कैसे, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि माता जी है, उनका आपने मेडिक्लेम करवाया, ठीक है, उनका मेडिक्लेम है, प्रीमियम भरा है अकेले का ही, ठीक है, तो वो एलिजिबल है। पिताजी है, उनका मेडिक्लेम नहीं है पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है, तो वो भी एलिजिबल है। तो उन दोनों को मिला के भी 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सर खुद के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए सारी चीजें जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, 50,000 से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। और पेरेंट्स के लिए सारी चीजें जोड़ दो, ट्रीटमेंट विटमेंट सब कुछ जोड़ दो, तो भी 50,000 से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, और 50,000 तभी जब सीनियर सिटीजन है। इज दैट क्लियर? ओके सर, आगे आ जाइए सर, एचयूएफ की बात कर लेते हैं। अगर एचयूएफ अपने मेंबर का इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस जितना अमाउंट पे किया गया है और 25,000 रुपए जो भी कम हो, ठीक है, और अगर सीनियर सिटीजन है कोई पर्सन तो एक्चुअल अमाउंट और 50,000 रुपए जो भी कम। अब यहाँ पे एक खास बात और ध्यान रखें कि सर जो मेडिक्लेम है इसका जो पेमेंट है वो अदर देन कैश होना चाहिए। अगर कैश में पेमेंट किया है तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, 1 रुपए का भी अलाउ नहीं होगा। जबकि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ये किसी भी मोड में हो सकता है, मतलब इसका कैश पेमेंट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, जबकि मेडिक्लेम का जो पेमेंट है वो अदर देन कैश होना चाहिए। ओके, ठीक है। अगर सर हम नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट एसएससी है, तो इन दैट केस 25,000 की ही उसको छूट मिलेगी, चाहे वो सीनियर सिटीजन है और चाहे नहीं। भाई नहीं है तो वैसे ही 25 मिलनी थी, पर सीनियर सिटीजन है तो भी 25,000 की ही छूट मिलेगी। नॉन रेजिडेंट का को क्या होता है, सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट नहीं दिया जाता है। नॉन रेजिडेंट को सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट नहीं दिया जाता है। राइट, चलिए आगे बात कर लेते हैं सर। सेक्शन 80 डी ये बात करता है डिपेंडेंट डिसेबल्ड, डिपेंडेंट
डिसेबल, इसलिए डीडी है ये। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि सर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जो कि इंडिया में रेजिडेंट है, ठीक है, और उनके ऊपर कोई डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड, अब सर कौन करेगा उनके ऊपर डिपेंड? देखिए स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हो सकते हैं इंडिविजुअल के केस में, और एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर हो सकता है। ये अगर उन पे डिपेंड करते हैं और वो उनकी केयर करते हैं, कौन केयर करते हैं सर? एसएससी केयर करते हैं, या तो इंडिविजुअल एसएससी है या एचयूएफ एसएससी है, और वो केयर करते हैं अपने फैमिली मेंबर की या मेंबर की। तो उस केयर के लिए उन्हें 75,000 रुपए की 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिल जाती है सर, 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिल जाती है सर। और अगर वो पर्सन सीवियर डिसेबिलिटी के साथ है, सीवियर का मतलब होता है सर 80% और मोर, ठीक है, 80% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड है पर्सन, तो उसके लिए 1,25,000 की फिक्स डिडक्शन मिलती है। आपने उसकी केयर पे कितना रुपए खर्च किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिडक्शन फिक्स है। 75,000 नॉर्मली, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। ओके, छूट तभी मिलेगी जब वो पर्सन क्या हो सर? डिपेंडेंट हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सर क्या एसएससी कवर है? मान लो एसएससी खुद ही डिसेबल्ड है, तो अगर एसएससी खुद ही डिसेबल्ड है तो यहाँ पे वो पर्सन कवर नहीं है, उसके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया 80U जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसएससी खुद यहाँ पे कवर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसके डिपेंडेंट पर्सन ही कवर है। आगे चलते हैं, आगे सर आता है सेक्शन 80DDB। 80DDB बात करता है स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट जो कि आपके किसी डिपेंडेंट के हो रखी है। अगर आपका कोई डिपेंडेंट स्पेसिफाइड डिजीज से ग्रसित है, उसको स्पेसिफाइड डिजीज हो रखी है और आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिडक्शन दे दी जाती है। डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी जो कि रेजिडेंट हो इंडिया में। यहाँ पे ध्यान रखना किसका इलाज हो रहा है उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस मायने रखेगा, और एसएससी कौन है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी मायने रखेगा, ये बात ध्यान रखना। डिडक्शन अलाउड होगी इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और उनका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, वो रेजिडेंट होने चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, तो जिस एसएससी को डिडक्शन मिलनी है वो रेजिडेंट होने चाहिए। ओके, आगे आइए। आगे सर बोला गया कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो नॉर्मल जितना खर्चा किया है वो, या 40,000 रुपए, whichever is less, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि whichever is less। ठीक है, अगर पर्सन सर सीनियर सिटीजन हुआ, ठीक है, अगर सीनियर सिटीजन, कौन सीनियर सिटीजन? ये एसएससी सीनियर सिटीजन या जिसका इलाज हो रहा है वो सीनियर सिटीजन? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, पेशेंट का सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। तो अगर पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो 40,000 की जगह सर 1,00,000 हो जाएगा। ओके, 40,000 की जगह क्या हो जाएगा सर? 1,00,000। तो दोबारा सुन लीजिए, ये सीनियर सिटीजन वाला यहाँ पे लफड़ा है, हाँ रेजिडेंट वाला, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अगर एसएससी रेजिडेंट है तो उसको डिडक्शन मिलेगी, अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, एक बात तो यहाँ पे। उसके बाद जिसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है वो अगर सीनियर है तो 1,00,000 मिलेगी, और सीनियर नहीं है तो 40,000 मिलेगी। ओके, और तीसरी बात, जिसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है वो पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट है तो डिडक्शन 40,000 ही मिलेगी। तो डिडक्शन 40,000 ही मिलेगी, ये बात भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस मायने रखेगा। आगे देख लेते हैं सर, सेक्शन 80E की बात कर रहे हैं सर, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया है सर, तो जितना आपने लोन लिया उसके इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी सर? जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, अमाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी अमाउंट हो सकता है, बट टाइम पे रेस्ट्रिक्शन है, 8 साल के लिए ही आपको डिडक्शन मिलती है, 8 साल के बाद इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, चलिए आगे आ जाइए सर। 80EE स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस के लिए है। अब आप कहेंगे सर इसका तो हमने एक जिक्र पढ़ा हुआ है सेक्शन 24B के अंदर, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, तो वहां पे अलग से ट्रीटमेंट है, यहाँ पे अलग से ट्रीटमेंट है, दोनों में से एक जगह छूट मिलेगी, जब वहां मिल गई तो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ मिल गई तो वहां नहीं मिलेगी। बट मान लीजिए अमाउंट ज्यादा है तो वहां भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। कैसे? मान लीजिए सर 2,40,000 का इंटरेस्ट पे किया हमने, कितना दिया? 2,40,000 का, अब वहां तो हमें पता है सर 2,00,000 की ही छूट ले सकते हैं, तो वो जो 40,000 की रिमेनिंग छूट है वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन मैं आपको मिटा दिया है जो इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे आता है, इस सेक्शन में सबसे पहले यही कंफ्यूजन आता है। ओके, तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस अगर आपने लिया है तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो चाहे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो,
आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन की कुछ शर्त है। क्या शर्त है सर? लोन जो है वो 2016-17 में पास हुआ होना चाहिए आपका। लोन का अमाउंट जो है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घर की जो वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन आप ये लोन ले रहे हैं उस दिन आपके पास दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो जितना इंटरेस्ट आपका लग रहा है वो या 50,000 रुपए, दोनों में जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही एक नया सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया था, 2019 में ऐड किया हुआ है ये। ठीक है, 2019 में। और ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी ही। आप कहेंगे सर हाउस प्रॉपर्टी लोन के लिए कितने सेक्शन आ गए? तो ये एक और सेक्शन इसके लिए आ गया है। पर इन सबकी एप्लीकेबिलिटी ऐसी है कि आप मल्टीपल चीजों में कवर नहीं होंगे। कैसे सर? देखिए, यहाँ पे वो इंडिविजुअल आते हैं जो 80EE में नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे वो लोग आते हैं जो 80EE में नहीं आते। तो अगर आप 80EE में आ गए तो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, उसमें नहीं आए तो ही आप इसमें आ सकते हैं। इसकी भी कुछ शर्तें हैं। क्या सर? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। ये डेट पहले 2020 थी, इसको अमेंड किया गया है इस साल। ठीक है, तो ये अमेंडेड है, 2021 इसको किया गया है। घर की जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, अब देखिए घर पे यहाँ पे मार्केट वैल्यू वर्ड यूज में लिया, घर की वैल्यू यूज लिया गया था वर्ड वैल्यू ऑफ हाउस, और यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी यूज किया गया। दोनों में फर्क होता है। ठीक है, पर ध्यान रखिए। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। आपने लोन जो लिया है वो घर खरीदने के लिए लिया होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस के लिए लिया हुआ होना चाहिए। ये सारी कंडीशन सर अगर फुलफिल होती है तो जितना इंटरेस्ट आपका है वो और 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतने अमाउंट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। आगे आ जाइए सर। आगे सर कवर कर रहे हैं सेक्शन 80EEP। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है सर, और मिलता है सिर्फ इंडिविजुअल को। अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा और वो भी लोन लेके, ठीक है, तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाती है। व्हीकल खरीदने की टाइम लिमिट क्या दे रखी है आपको? 1/4/2019, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आप अगर व्हीकल परचेज करते हैं तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो या 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, उनको खरीदने के लिए आपको इंकरेज कर सके, इसलिए ये सेक्शन बनाया गया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 80G, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सेक्शन है। 80G जो है सर वो डोनेशन के लिए है। 80G जो है वो डोनेशन के लिए है। अगर कोई भी एसएससी, चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फॉर्म है, कंपनी है, कोई भी है, और वो अगर डोनेट करता है तो उसको डिडक्शन दे देंगे सर हम 80G के। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या बोला गया है। पहले 3 शर्तें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राह चलते किसी आदमी को पैसे दे दो, आप जो चौराहे पे खड़े होते हैं उनको खाना खिला दो, ठीक है, आपने किसी को कपड़े दे दिए, ऐसा अगर आपने कोई काम किया है तो इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। काम आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है सर, क्यों नहीं मिलेगी डिडक्शन? अच्छा काम किया है तो बेटा इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका क्या है सर? कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, वाकई में किया नहीं किया। कल को आप तो जेन्युइन करेंगे, आपको रिडक्शन दे देंगे। कल को 10 लोग जाके झूठ बोलेंगे कि सर हमने किसी को खाना खिलाया, छोड़ दो, प्रूफ नहीं है उसका। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि आप जो डोनेट करेंगे वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, जो कि अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप पैसे देंगे, आप काइंड नहीं देंगे, क्योंकि काइंड का वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते कि आपने कितने का लेके आए थे, क्या था क्या नहीं था, तो वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, 2000 से ज्यादा का आप कैश डोनेशन नहीं देंगे। तो देखिए क्या क्या बोला गया है। पहला, डोनेशन शुड बी इन मनी नॉट इन काइंड, काइंड में नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिर्फ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को ही देंगे, ऐसे चलते फिरते किसी को नहीं देंगे। और 2000 से ज्यादा का कैश डोनेशन तो आप देंगे ही नहीं। ठीक है, अगर इन तीनों में से आपने कुछ करा है तो वो अलाउ नहीं। इसके बाद सर हमने पढ़ा था कि डिडक्शन किसको देनी है और उसपे कितनी छूट मिलेगी। तो उसके लिए 4 कैटेगरी आपको बताई थी। एक वो डोनेशन जिसपे कोई लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट है और 100% डिडक्शन मिलती है, मतलब इन फंड के अंदर आप जितना भी पैसा डोनेट करेंगे वो 100% डिडक्शन मिल जाएगी उसकी, उस पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इन फंड के अंदर आप जितना डोनेट करेंगे उसकी 50% छूट मिल जाएगी बिना किसी लिमिट के। 1 लाख दिया तो 50,000 की, 2 लाख दिया तो 1 लाख। ठीक है, और यहाँ 1 लाख दिया तो 1 लाख की, 2 लाख दिया तो 2 लाख की। तो ये इसके फंड है। सर क्या हमें ये नाम याद करने हैं? हाँ भैया, ये आपको नाम याद करने हैं। गांधी परिवार यहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक
ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और एक अलग से प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, सूखा जो पड़ जाता है बारिश नहीं होने की वजह से, उसको कवर किया गया है। इसके अलावा सर यहाँ पे, अब यहाँ के सर बहुत सारे फंड है यहाँ पे, तो याद करने के लिए हम इतना सा याद कर सकते हैं कि सर नेशनल वर्ड, जिस फंड के नाम में नेशनल वर्ड आ जाए उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, जिस नाम में कोई कंट्री का वर्ड आ जाए, कंट्री का नाम आ जाए, जैसे अफ्रीका, आर्मेनिया, ठीक है, उस तरीके के फंड आप ले लीजिए इसमें। उसके अलावा सर किसी स्टेट का नाम आ जाए, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उनको आप ले लीजिए। उसके अलावा सर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाए, जैसे कि जिला, साक्षरता समिति एटसेट्रा, उसको आप ले लीजिए। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, नेशनल, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इनको अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे, लगभग 80 to 90% फंड आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा 3 फंड आप स्पेशली याद रखेंगे, कौन कौन से हैं सर? एक तो सर स्वच्छ भारत, ये आपको स्पेशली याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है सर क्लीन गंगा, ठीक है, और एक है सर पीएम केयर्स फंड, जो अभी कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। तो स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा और पीएम केयर्स, इन तीनों फंड को आप स्पेशली याद रखेंगे, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारी चीजें इसमें कवर आपकी हो जाएगी। इसके अलावा सर कुछ फंड ऐसे हैं जिनमें लिमिट के साथ छूट मिलती है, और वो लिमिट होती है 10% ऑफ ATI। अगर आप प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सपेंसेस करते हैं, डोनेट करते हैं, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेट करते हैं, तो 100% छूट तो मिलेगी, पर वो 10% ऑफ ATI से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इधर आप किसी मंदिर मस्जिद को रिपेयर करवाने के लिए, मेंटेनेंस करवाने के लिए डोनेट करते हैं, ठीक है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, तो कोई किसी पर्टिकुलर जो किसी माइनॉरिटी जो ना अल्पसंख्यक है, उनको प्रमोट करने के लिए कुछ काम करते हैं, गांव और शहरों का विकास करने के लिए कोई काम करते हैं, वहां पे हाउस अकोमोडेशन देने के लिए। तो ये सारे फंड ऐसे हैं सर जो 50% आपको छूट देंगे, पर वो 10% ऑफ ATI से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको निकालने का एक तरीका होता है 50% ऑफ डोनेशन एंड 50% ऑफ लिमिट, विच एवर इज लेस। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, ओके सर। ATI का मतलब आपको यहाँ पे निकाल के दे रखा है कि आप GTI लेंगे, स्पेशल रेटेड इनकम जो होती है वो कम करेंगे, अदर डिडक्शंस, ये अदर डिडक्शन आप कम कर देंगे जितनी भी आपने ली है, एक्सेप्ट ATG। हम कौन सी निकाल रहे हैं? ATG। तो जो निकाल रहे हैं उसको छोड़ के, क्योंकि वो तो वैसे भी लेस नहीं कर सकते सर, पता ही नहीं है ना हमें, तो जो निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन कम कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा वो होगा ATI। ठीक है, आगे आ जाइए सर। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, 80GG में बात करते हैं। अगर आपने कोई रेंट का पेमेंट किया है, रेंट का पेमेंट भी कौन सा? रेजिडेंशियल हाउस के रेंट, ऑफिस का रेंट पे किया वो यहाँ नहीं आएगा, हाउस का रेंट पे किया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, ये बात ध्यान रहे। डिडक्शन मिलने की सर कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है सर? जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां आपका खुद का मकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद का मकान है तो फिर रेंट किस बात का है। ठीक है, तो वो वहां पे आपका खुद का मकान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का ही रेंट कवर होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट सर कवर नहीं होगा। आपकी फैमिली के नाम से भी कोई घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि सर घर तो वाइफ के नाम से खरीद लिया, मेरे नाम से रेंट जा रहा है तो दोनों की डिडक्शन ले लेते हैं, नहीं, वो नहीं मिलेगी। तीसरी बात कही गई है कि आप किसी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए कि मेरे पास एक घर है, ठीक है, मेरे पास एक घर है जयपुर में, तो मैंने उसको तो ट्रीट कर रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं जॉब करता हूँ अजमेर में, और वहां पे मैंने घर किराए का ले रखा है। अब मैं दोनों एग्जाम्पशन लेना चाहता हूँ। जो जयपुर में रहता हूँ, जो घर है, उसको तो सेल्फ क्लेम करके मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली छूट ले लेता हूँ, और यहाँ पे रेंटेड घर की रेंट की छूट ले लेता हूँ, तो दोनों एक साथ नहीं मिलेगी। अगर मैंने उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट किया है तो फिर यहाँ मुझे 80GG नहीं मिलेगा। समझ गए? इसके अलावा मुझे HRA नहीं मिलना चाहिए, वरना भी मैं ये सेक्शन नहीं ले पाऊंगा। देखिए, इतनी सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप 80G की छूट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अच्छा, छूट मिलेगी कितनी सर? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI, अब आप फिर से ATI आ गया। ठीक है, 25% ऑफ ATI, और 5,000 रुपए पर मंथ मैक्सिमम, मतलब कि साल के 60,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 60,000 रुपए पर एनम मैक्सिमम। अब सर यहाँ पे भी ATI का मतलब निकालना है, तो सेम वही तरीका है, सेम वही तरीका है। क्या तरीका है सर? GTI ले लीजिए, उसमें से कम कर दीजिए स्पेशल रेटेड इनकम, और अदर डिडक्शन लेस कर दीजिए यहाँ पे 80GG को छोड़ के। क्या निकाल रहे हैं हम? 80GG, तो इसलिए 80GG को छोड़ के सारी डिडक्शन लेस
कर दीजिए, जो अमाउंट बचेगा वो ATI हो जाएगा। मान लीजिए, वैसे तो नहीं आता, कभी नहीं आता और ना आएगा, अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में 80G और डबल जी दोनों साथ में आ गए, तो इन दैट केस फिर आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जिसमें यहाँ पे आप अज्यूम करेंगे कि मुझे 80G में इतना मिला होगा, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पर ऐसा क्वेश्चन कहीं आता नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लें। आगे आ जाइए सर। आगे सर है 80GGA। 80GG ये बात करता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सर नाम तो सुना सुना लगता है, साइंटिफिक रिसर्च कहाँ सुना था हमने? ये नाम सुना था इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। अब जो लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, वो तो इस साइंटिफिक रिसर्च की छूट ले लेंगे सर वहां पे सेक्शन 35 के अंदर। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट किया है तो भी ले लेंगे वहां पे सेक्शन 35, 35CCC, 35CCA और CCD, याद है आपको ऐसे सेक्शन थे, तो वहां पे वो तो छूट ले लेंगे सर। पर जिसका बिजनेस है ही नहीं वो वहां कैसे छूट लेगा? तो उनके लिए सेक्शन बनाया गया है। तो 80GGA क्या बोला गया? वो असेसी जिनकी BNP इनकम नहीं है, और वो अगर कोई पेमेंट करते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, पुअर्टी एडिक्शन के लिए, मतलब कि पॉवर्टी को हटाने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए अगर कोई पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए सर वो 80GGA में रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितना रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सर? 100%। जितना पेमेंट करेंगे उतने अमाउंट के लिए उनको रिडक्शन मिल जाएगा। शर्त एक ही है कि 2000 से ज्यादा का कैश डोनेशन नहीं होना चाहिए। अगर 2000 तक पेमेंट कर रहे हो तो कैश में कर दो, 2000 से ज्यादा डोनेट कर रहे हो तो फिर अदर देन कैश आपको पे करना है, मतलब अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट से पे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन है सर 80GGB। 80GGB क्या बोल रहा है? आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, और आप कौन है? आप एक इंडियन कंपनी है। अगर कंपनी है तो GGB, और कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है तो 80GGC, बस फर्क इतना ही है। ठीक है, तो GGB में क्या कह रहा है? अगर कोई इंडियन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करती है तो जितना वो कंट्रीब्यूट करती है उतना 100% डिडक्शन मिल जाता है, पर शर्त एक है कि पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए, कैश में 1 रुपया भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, जब ये पढ़ लिया तो सर GGC भी साथ ही कवर कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कंपनी के अलावा एसएससी है, तो ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी। ठीक है, कंडीशन वही है, क्या है कंडीशन? वही, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। इसमें भी डोनेशन किसको देना है सर? पॉलिटिकल पार्टी को देना है, पर देने वाले बदल गए, वहां पे कंपनी थी, यहाँ पे अदर देन कंपनी। वही 100% डिडक्शन मिल जाएगी, और वही शर्त है सर कि केस में डोनेशन नहीं होना चाहिए, अदर देन देश आप, अदर देन कैश आप कोई भी पेमेंट करो, कितना भी पेमेंट करो, 100% छूट मिल जाएगी। लीजिए, यहां तक आपकी पेमेंट बेस्ड डिडक्शन से वो खत्म होती है। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन हमने सारी कवर कर ली है। इसके आगे जो आएगी वो इनकम बेस्ड डिडक्शन आएगी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शन। सबसे पहला सेक्शन है सर 80JJA। JJ ये बड़ा ही सिंपल सेक्शन है। ये कहता है कि सर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं सर? आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने का और प्रोसेस करने का बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस कर रहे हैं सर? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसको कलेक्ट और प्रोसेस करने का काम आप कर रहे हैं। क्या करेंगे सर प्रोसेस करके? सर आप पावर बनाएंगे, आप फर्टिलाइजर बनाएंगे, आप पेस्टिसाइड्स बनाएंगे, ठीक है, आप कोई पैलेट्स या ऑर्गेनिक मेन्योर बनाएंगे, ऐसे कुछ भी आप चीज बनाएंगे किससे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट और उसको प्रोसेस करके। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस करने के लिए किसी भी प्रकार के एसएससी को क्या बोला गया कि आप ये बिजनेस कीजिए, जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे 5 साल तक का प्रॉफिट आपके लिए टोटली डिडक्टेबल है। समझ गए? अगर आप बिजनेस करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट और प्रोसेस करके, उससे फर्टिलाइजर, उससे बायोगैस, उससे पावर, उससे कोई भी मैन्युअल ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो वो आपके लिए 5 साल तक 100% डिडक्टेबल है। मतलब 5 साल जितना कमाइए वो घर ले जाएगी, हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए सर 80JJAA। ये रोजगार को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सेक्शन बनाया गया है। इसमें क्या बोला गया कि सर अगर आपने कोई नए वर्कर हायर किए हैं तो उनको जो आप पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन वैसे तो BNP में आपको मिल जाएगा एज ए सैलरी और वेजेस, ठीक है, पर उसके अलावा भी हम आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे। समझ गए? आप कहोगे कि सर वर्कर को जो देते हैं वो तो एज ए सैलरी वेजेस हमें मिल जाता है, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा अलग से 30% डिडक्शन आपको यहाँ पे और मिलेगा। किस एसएससी के लिए लगता है सर? ये उन एसएससी के लिए लगता है जो टैक्स ऑडिट के क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए ये है।
ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं इसकी। कंडीशंस क्या है सर? बिजनेस आपका नया होना चाहिए। नया मतलब क्या? एग्जिस्टिंग बिजनेस को तोड़ मरोड़ के अगर आप पेश करेंगे तो ये रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात बोला गया है कि इंक्रीज, अब यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इंप्लॉय के लिए मिलता है। आप इंप्लॉय तो पहले से लेके बैठे, तो फिर आपने एडिशनल रोजगार कहाँ पैदा किया? आप एडिशनल इंप्लॉय हायर करेंगे तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब एडिशनल इंप्लॉय कैसे? मान लीजिए सर लास्ट ईयर मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मेरे पास 120 इंप्लॉय थे। ठीक है। लास्ट ईयर मेरे पास कितने इंप्लॉय थे? 120। इस साल छोड़ के चले गए इसमें से लेफ्ट, कितने सर? 30 चले गए, और नए आ गए सर, ज्वाइन कर लिया 50 लोगों ने। ठीक है। तो मेरे पास हो गए 140। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 50 नए रिक्रूट हुए, ये एडिशनल है, नो। पिछले साल कितने थे? 120, अब कितने हैं? 140। तो जो ये डिफरेंस हुआ है नंबर में, जो इंक्रीज हुआ है, वही एडिशनल माने जाएंगे। जो छोड़ के चले गए उनको भी तो लेस करना है। ठीक है। तो 50 नए आए तो उनको एडिशनल नहीं माना जाएगा। 30 छोड़ के भी चले गए तो नेट ऑफ करके जितने नए आए हैं उनको एडिशनल माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री पहली बार स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है, पहली बार स्टार्ट हुई है तो फिर तो पहले साल तो सारे ही एडिशनल होंगे। ठीक है। इन केस ऑफ न्यू सेटअप ऑल एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज एडिशनल वर्कर, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब सर कुछ लोगों को वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। कुछ लोगों को वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि मान लीजिए आप साल के आखिरी दिन बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं, तो भैया फिर तो हम उनको वर्कर थोड़ी मानेंगे इस साल, हम उनको इस साल एडिशनल वर्कर नहीं मानेंगे। ठीक है। या जिनकी, अब देखिए किन किन को इंक्लूड नहीं किया है, जिनकी जो सैलरी जो है वो 25,000 से ज्यादा है पर मंथ, उनको हम वर्कर की कैटेगरी में नहीं ले रहे। ठीक है। दूसरा, वो एम्प्लॉय जिनका इंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करती है, उनके ईपीएस में या ईपीएफ में, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसमें, या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर अगर गवर्नमेंट पे कर रही है पूरा, तो वो लोग एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर जिस एम्प्लॉय ने 240 दिन से कम काम किया होगा, जिस एम्प्लॉय ने प्रीवियस ईयर में 240 दिन से कम काम किया होगा, उसको हम वर्कर की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। और अगर आप किस अपैरल्स में, ठीक है, अगर आप अपैरल्स में, फुटवियर में या लेदर प्रोडक्ट के बिजनेस में है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो 150 दिन से कम काम आपने किया है तो आपको एम्प्लॉय की एडिशनल वर्कर की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो वर्कर की कैटेगरी में आने के लिए सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका पूरा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट जमा करा रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जमा करा रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम 150 दिन अपैरल्स, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट के केस में, और 240 दिन अदर बिजनेस के केस में काम करते हुए होने चाहिए। ठीक है। जो दूसरी बात, जो पार्टिसिपेट नहीं करता आरपीएफ के अंदर, उसको भी वर्कर की कैटेगरी में नहीं लिया गया है। तो इन 4 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग वर्कर की कैटेगरी में आ जाएंगे। डिडक्शन कितनी मिलेगी सर? डिडक्शन मिलेगी सर 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। उन एडिशनल वर्कर को आपने जो पे किया है उसकी डिडक्शन मिलती है आपको 30%। 100% तो आप क्लेम कर चुके हैं बीएनपी के अंदर, यहाँ पे 30% और मिल जाती है, और ये 3 साल के लिए मिलती है डिडक्शन। ठीक है। 3 कंटिन्यूअस ईयर के लिए। आगे आ जाते हैं सर सेक्शन 82QB, बड़ा ही आसान सेक्शन है, रॉयल्टी की बातें करता है कि भैया अगर आप ऑथर ऑफ बुक हैं और आपको रॉयल्टी मिलती है तो सबसे पहले तो उस रॉयल्टी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ दीजिए। ठीक है। सबसे पहले तो उस रॉयल्टी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे। ठीक है। अब उसके बाद में, उसमें जोड़ने के बाद आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 82QB में। शर्त यह है कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। ठीक है। और आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिल जाएगी सर? एक्चुअल अमाउंट, जितना अमाउंट आपको रॉयल्टी मिली है वो, और वो अमाउंट 15% ऑफ एमआरपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैंने आपको रेगुलर क्लास में करवा रखे हैं। ओके। तो जितनी आपको रॉयल्टी मिली वो, और वो रॉयल्टी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 15% से ज्यादा है तो हम उतना ही लेंगे जितना इक्वल टू 15% होता है। ठीक है। और 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम, जितनी रॉयल्टी मिली वो, ठीक है, और 3 लाख रुपए जो भी कम हो, पर जो रॉयल्टी का अमाउंट हम ले रहे हैं वो 15% ऑफ एमआरपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक शर्त भी यहाँ पे रखी गई कि सर मान लीजिए हमें रॉयल्टी इंडिया के बाहर से मिल रही है, ठीक है, हमारा पब्लिशर बाहर है, हमारी रॉयल्टी अराइज बाहर हो रही है, तो वो डिडक्शन तभी मिलेगी इन दैट केस जब आप उस रॉयल्टी को 6 महीने के अंदर अंदर, कब से? जिस साल इनकम कमाई है उस साल के खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर उस रॉयल्टी को इंडिया में लेके आ जाओ।
ठीक है, तो ही ये डिडक्शन मिलेगी, वरना ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए सर मेरी रॉयल्टी थी 2,80,000 रुपए, ठीक है, और 3 लाख, वैसे तो मुझे छूट मिलनी चाहिए थी 2,80,000 की, पर मुझे इंडिया में इसमें से अमाउंट लाना था और मैं कम ला पाया, 2,80,000 नहीं लाया मैं इंडिया में, सिर्फ 2 लाख की ला पाया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो 2,80,000 लिखा है ये रिप्लेस हो जाएगा 2 लाख रुपए से। मतलब जितना अमाउंट आप इंडिया में ले आए वही एक्चुअल की जगह आ सकता है। ठीक है, जो अमाउंट इंडिया में नहीं लेके आए वो एक्चुअल में नहीं कवर कर सकते। ठीक है, इन केस ऑफ फॉरेन पब्लिशर या फॉरेन इनकम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं सर, नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है सर 80 RRB, जो कि रॉयल्टी ऑन पेटेंट की बात कर रहे हैं। सेम इसी की तरह है, पर यहाँ पे बुक की रॉयल्टी थी और वहां पे किसकी है सर? पेटेंट की रॉयल्टी है। ये भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगी और पेटेंट के ऊपर मिलेगी, अगर वो पेटेंटी है किसी भी असेट का, तो इंटेंजिबल असेट की। कितनी छूट मिलेगी सर? जितनी उनको रॉयल्टी मिली है वो, या 3 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतने की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। शर्त यहाँ पे भी वही है कि अगर ये रॉयल्टी फॉरेन से मिलने वाली है तो उसे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में लेके आना है। ठीक है, अगर नहीं लेके आए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट सर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। ये हाईलाइट रखना, सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट नहीं आता है। किसको छूट मिलती है सर? इंडिविजुअल को मिलती है। इंडिविजुअल में भी वो लोग कवर नहीं है जो सीनियर सिटीजन है। मतलब इंडिविजुअल में जो बिलो 60 वाले हैं उनके लिए सेक्शन है, 60 और मोर वालों के लिए सेक्शन नहीं है, और साथ ही साथ एचयूएफ के लिए भी ये सेक्शन है। मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ पे सेक्शन लगेगा अदर देन सीनियर सिटीजन। ठीक है, क्या है सर इसमें? अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, कहाँ पे? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में, और वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वहां से आपको क्या मिलता है सर? इंटरेस्ट मिलता है। तो जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो, या 10,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, उतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब सर मान लीजिए मुझे 8,000 इंटरेस्ट मिला, तो 8,000 रुपए मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ूंगा पहले, और फिर डिडक्शन देते टाइम पे 80 के अंदर 8,000 की डिडक्शन दे दूंगा। मान लीजिए सर मुझे इंटरेस्ट मिला 25,000 रुपए, तो पहले मैं अदर सोर्स में 25,000 रुपए जोड़ूंगा और फिर 80 के अंदर 10,000 की डिडक्शन दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम 10,000 की ही डिडक्शन मिलती है। दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर सेक्शन 80TTB। ये 80TTA की ही कॉपी है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, पहली बात तो ये इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन पे अप्लीकेबल होता है। मतलब जो लोग 80TTA में नहीं आ रहे थे वो लोग यहाँ आ रहे हैं, ये उनके लिए सेक्शन है। तो 80TTA में इंडिविजुअल और एचओएफ आते हैं, इंडिविजुअल में सीनियर सिटीजन नहीं आते हैं, और वो सीनियर सिटीजन यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चेंज है, वो ध्यान से सुनना, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट। आप ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट वर्ड यूज किया गया, नॉट सेविंग। ठीक है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे सेविंग भी आएगा और यहाँ पे एफडी भी आएगा। ठीक, तो सीनियर सिटीजन के नाम पे सीनियर सिटीजन ने एफडी करवाया है, सेविंग अकाउंट खुलवाया है, ऐसा कोई भी डिपॉजिट के नाम पे उसको इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ से? बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, तो उसको भी डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी सर? जितना टोटल इंटरेस्ट मिला है इन सबसे मिला के वो, और 50,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो। ठीक है, चलिए लास्ट सेक्शन है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी। याद है आपको, इसकी चर्चा की थी हमने, सब हमने पढ़ा था सेक्शन 80DD। 80DD के अंदर एसएससी का डिपेंडेंट डिसेबल्ड होता है, और यहाँ पे एसएससी खुद डिसेबल्ड है। तो अगर कोई एसएससी है, रेजिडेंट है, अगर कोई एसएससी है और वो इंडिया का रेजिडेंट है और वो डिसेबल्ड है, तो उसको 75,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी खर्चे के। बस हाँ, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। और सर अगर वो सीवियर डिसेबल है, सीवियर का मतलब बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, 80% और मोर। ठीक है, तो अगर वो सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000 की उसको छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इन सारी डिडक्शन को क्लेम करने के लिए सर आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, आई होप आपके डिडक्शंस रिवाइज हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो और ये अगर आपके काम आया हो तो डेफिनेटली लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।